और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओम बिरला अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Because, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमृत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख करते हैं। तो अमृत, आज बहुत ही बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, ओम बिरला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लोकसभा स्पीकर का पद उनको मिल गया है। तो अब ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी ने उनको बधाइयां दी हैं। राधा, देखिए, जब स्पीकर के चुनाव को लेकर के हलचल तेज हुई तो कई तरह के इफ एंड बट्स दिखाई दिए। विपक्ष की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर दी गई। एंड मौके तक यह बात सामने आ रही थी कि हो सकता है कि वो परंपरा जो पिछले 5 दशकों से चली आ रही थी वो टूट जाए। लेकिन एंड मौके पर जब ध्वनि मत से पारित करने की बात आई तो सभी एक साथ एक सुर में सारे सांसदों ने ओम बिरला को अपना स्पीकर चुन लिया और यह रवायत जो पहले से चली आ रही थी उसको फिर से पुनर्स्थापित कर लिया गया। यानी कि उसके बाद अब देखेंगे कि जो एक लोकतंत्र की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखी गई जब राहुल गांधी और बतौर नेता प्रतिपक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए और उसके बाद दोनों ने स्पीकर के चेयर तक ओम बिरला को लेकर के गए और उनको वहां पे बिठाया। तो ये एक स्वस्थ परंपरा, संसदीय परंपरा रही है जिसका निर्वहन आज सदन में देखने को मिला है और ये अंदाजा लगाया गया कि आगे भी इसी तरह का रुख देखने को मिलेगा। और अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका सहयोग सदन के साथ बना रहे और साथ ही साथ ओम बिरला की जो कार्यकाल रहे, पिछला कार्यकाल रहा है, उसकी खूबियों के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने कोविड के काल में भी सदन को किस तरह से सही तरीके से संचालित किया, जहां सख्ती की दरकार आई उसको भी उन्होंने लागू किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये बात जरूर स्पष्ट की, रेखांकित की कि विपक्ष भी संसदीय परंपरा का एक मजबूत हिस्सा रहता है, लोकतंत्र का भी एक मजबूत हिस्सा है। वो भी एक वोट शेयर लेकर के आए हैं, यानी कि कुछ लोगों ने उन्हें भी एक बड़ा हिस्सा जो है उन्हें वोट किया है और इसकी वजह से उनकी भी एक जो है एक मान मनोबल उसमें रहनी चाहिए, मर्यादा रहनी चाहिए, माफी चाहूंगा। और इसी के मद्देनजर आगे इसका एक्सटेंशन हमें अखिलेश यादव की भी संबोधन में देखने को मिला जब उन्होंने कहा कि आप सत्ता पक्ष को भी सुनते हैं, आप विपक्ष को भी सुनिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सख्ती के मामले में जहां तक आप जो है विपक्ष पे रखते हैं वो अंकुश जो है वो सत्ता पक्ष पे भी रखें। तो एक तरह से जो विपक्षी खेमा है वो कहीं ना कहीं जो पिछले 5 साल कार्यकाल जो देख करके आए हैं उसकी तुलना में अभी का जो दौर चल रहा है उसमें थोड़ी सी एक तरह से स्पीकर महोदय से निवेदन जरूर किया है कि वो एक रास्ता ऐसा अख्तियार करें कि पक्ष और विपक्ष में कोई भेद न हो और दोनों ही समान
समान रूप से चले। हालांकि जो पिछला कार्यकाल जी। था वो कमोबेश इसी तरह से ओम बिरला का चला था, जिसकी वजह से निर्विवाद रूप से उन्हें चयनित किया गया है। बिल्कुल राधा। अमृत, और वही बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को भी मिली जिसमें खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिलाते हुए नजर आए, उनको उनके कुर्सी तक छोड़ते हुए नजर आए। ठीक है अमृत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए इसी बीच अगली खबर का रुख करते हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस जोर लगाएगी तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अमरवाड़ा में डेरा डालेंगे। तो 3 दिन के लिए अमरवाड़ा में डेरा डालेंगे, जिसके लिए उनका 26, 27 और 28 जून को अमरवाड़ा दौरे पर हैं जीतू पटवारी। और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब गढ़ बचाने में कांग्रेस जुट गई है। तो कांग्रेस के लिए अमरवाड़ा उपचुनाव बेहद खास है और कांग्रेस बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना चाहती है, इसलिए जीतू पटवारी 3 दिन के दौरे पर हैं। 26 जून, 27 और 28 जून को जीतू पटवारी का अमरवाड़ा दौरा है। इसी बीच बुधनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधनी सीट के लिए बीजेपी में मंथन जारी है। शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने से ये सीट खाली हुई है और शिवराज के भरोसेमंद को पार्टी टिकट दे सकती है। तो विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव पर चर्चा तेज है। तो 2005 में शिवराज के लिए विधायकी छोड़ने वाले राजेंद्र राजपूत भी दावा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। शिवराज के बेटे कार्तिकेय भी उपचुनाव की रेस में सक्रिय हैं। तो ये बड़ी अपडेट है क्योंकि अब ये देखना है कि बुधनी सीट के लिए किसका नाम सामने आता है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी श्याम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, बुधनी सीट बेहद अहम है। शिवराज सिंह जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि कौन होगा बुधनी सीट का दावेदार। तो क्या लगता है आपको किसके नाम सामने आ सकते हैं? कि हमको ये लगता है कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का पूरा क्षेत्र है, उनका वर्चस्व है और वहाँ पर उनकी ही चलेगी, इसलिए पार्टी ये चाहेगी, केंद्रीय संगठन ये चाहेगा कि शिवराज के हवाले से कोई एक नाम आगे आए। जो 2 नाम आपने लिए, राजपूत का नाम लिया, आपने भार्गव का नाम लिया, ये कद्दावर वहाँ चेहरे हैं, स्वाभाविक है इनमें से कोई एक नाम हो सकता है। कार्तिकेय की जहाँ तक बात है, शिवराज का बेटा, अभी वो उस प्रोसेस में है कि आगे बढ़कर उसको अभी काफ़ी कुछ देखना है, काफ़ी चुनौतियाँ हैं उसके सामने। तो हमको ये लगता है शिवराज को भी एक मझे हुए राजनेता की तरह आगे नाम बढ़ाना होगा और एक मझा हुआ चेहरा ही वहाँ से उतारना होगा जो सच्चा उनका प्रतिनिधि होगा और जो उस क्षेत्र की जनता के लिए भी पहली पसंद होगा। बिल्कुल श्याम जी, तो रमाकांत भार्गव हो या फिर कोई और अन्य दावेदार, इसमें यही देखना है कि शिवराज सिंह किसका नाम आगे करते हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब किसको वहां से टिकट दिया जाए। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री वी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी से मुलाकात की है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तीनों से श्रम शक्ति भवन में सौजन्य भेंट की और ये तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको दिखाई देंगे कि उन्होंने सीआर पाटिल और साथ ही वी सोमन्ना से मुलाकात की है। तो भोपाल से इसी बीच एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक जारी है। तो 29 जून को 3 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा करेगी। तो तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। तो 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होनी है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए रोड मैप भी बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि 19 जून को खरगे ने मंजूरी दी थी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए तीनों सदस्य पृथ्वीराज चौहान, सप्तागिरी उल्का और जिग्नेश मेवाड़ी 28 जून की शाम को भोपाल पहुंचेंगे और 29 जून को कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, नर्सिंग परीक्षा को लेकर कैलेंडर जो है तैयार कर लिए गए। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कैलेंडर तैयार कर लिया है। तो 2019 और 2020 सत्र से नहीं हुई थी परीक्षाएं, जिसको लेकर अब कैलेंडर तैयार कर लिया गया। तो हाईकोर्ट से छूट के बाद
विभाग ने तैयार किया है परीक्षा का कैलेंडर। तो परीक्षाएं आपको बता दें कि जुलाई से अक्टूबर तक चलेंगी। तो वहीं नर्सिंग कॉलेजों के 1 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए थे। तो 2019 और 2020 का जो सत्र था उसमें परीक्षाएं नहीं हुई थी और तब से ही परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जिससे कई परीक्षार्थी इसमें आपको बता दें कि प्रभावित हुए हैं और इनकी संख्या करीब 1 लाख बताई जा रही है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता से निर्णय किया कि जो भी परीक्षा है वो अगस्त से प्रारंभ हो जाए और अक्टूबर तक संपन्न हो जाए, ताकि लगभग हमारे 1 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो विभिन्न पैरामेडिकल और नर्सिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, वो सब लाभान्वित हो सकें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने संवेदनशीलता से इस विषय पर निर्णय लिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर बनेगी मिलियन प्लस सिटी। तो इंदौर के विकास के लिए 111 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह फंड जारी किया गया है। तो मिलियन प्लस के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलेगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, वन विभाग ने बनाया 2047 तक का प्लान। आने वाले समय में लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। इको टूरिज्म के लिए वन क्षेत्रों को किया जाएगा डेवलप। तो 6300 हेक्टेयर एरिया में किया जाएगा बांस रोपण। तो बिगड़े वनों को सघन वन के रूप में किया जाएगा डेवलप। तो एक नई पहल देखने को मिल रही है। वन विभाग ने 2047 तक का प्लान बना लिया है और आपको बता दें कि आने वाले समय में करीब 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो सिंगरौली में पुलिस की एक मुहिम सामने आई है, जहां पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम गोंडगवा में रखा गया है और साथ ही कार्यक्रम में नशे से होने वाली हानि, नशे से कैसे बचाव करें, नशे से आने वाली पीढ़ी और समाज को किस तरह से बचाएं और इसके अलावा यातायात, साइबर क्राइम, फ्रॉड कॉल, बाल अपराध, महिला संबंधी अपराध की जानकारी भी दी गई है। तो बता दें कि ये जानकारी चौकी प्रभारी उदय करिहार ने दी है। खबर कराहल से है, जहां आदिवासी बस्तियों के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे के लगे जाम की वजह से मुख्य हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और गाड़ियों के आवागमन में दिक्कतें आई। जैसे ही जाम की खबर लगी तो कराहल पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन ग्रामीण कलेक्टर को बुलाने की मांग को लेकर डटे रहे। तो बढ़ता आक्रोश देखकर कराहल एसडीएम और कराहल जनपद सीईओ मौके पर पहुंचे और इन अधिकारियों को भी महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और गुस्साए हुए ग्रामीणों को जैसे तैसे एसडीएम ने समझाया है। आज सुबह टेम्परेरी जाम लगा था, पानी की वजह से लगा था। घोरस में हमारी नल जल योजना चालू है और नल जल योजना में 3 फेज मोटर है, तो वहाँ के डीपी की डीटीआर फूक गई थी। उस वजह से पर्याप्त उसको वोल्टेज सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से मोटर चल नहीं पा रही थी। तो अभी एमपीबी को भी निर्देशित कर दिया गया है, श्योपुर से नया डीटीआर ला के बदलने की कार्रवाई चल रही है और अभी टेम्परेरी व्यवस्था करवा दी गई।
इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां भोपाल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। खान पान सामग्री बेचने वाले 14 व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। तो विभाग ने व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों के लिए सैंपल जांच में पाए गए सैंपल भेजे थे, जिसमें आपको बता दें कि जांच में सैंपल में अमानक पाए गए। तो ऐसे में झूठ के दावे वाले और खाद्य विभाग से पंजीकृत नहीं निकले और न्यूनतम 50,000 रुपए से लेकर 5,000 से लेकर 50,000 तक का दंड भी आपको बता दें जुर्माना लगाया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि खाने में किन किन चीज़ों पर कहां-कहां जुर्माना लगाया गया है और पूरा मामला क्या है। तो आइए ये ग्राफिक्स से आपको पूरा मामला समझाते हैं। खाने में अनियमितताएं और जुर्माना लगाया गया। ऐसे में भोपाल के 14 प्रतिष्ठानों पर 2,82,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 14 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसका टोटल अगर हम आपको मूल्य बताएं तो 2 लाख के ऊपर है। अधिनियम 2016 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। एसडीएम ने वहां पर आदेश जारी किया है कि चूंकि अमानक पदार्थ पाए गए हैं तो इनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाए। तो आपको बता दें कि बाबूजी स्वीट्स एवं डेयरी कैची छोला पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही दूसरी जगह जहां पर लगा है उसका नाम है मोक्ष क्लब संत हिरदा रामनगर, जहां पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। और तीसरे आपको बता दें कि वेट बॉक्स हॉस्टल महाबली नगर कोलार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इसी तरह कुल 14 जगहों पर जुर्माना लगाया गया है। तो आपको बता दें कि श्री राम दूध डेयरी खजूरी समेत कई दुकान और रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया गया है। तो ये आपको हमने अपडेट बताई है कि अब भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से। तो भोपाल से अमरनाथ के लिए श्रद्धालु रवाना होंगे। तो 15,000 से अधिक श्रद्धालु रवाना होंगे। श्रद्धालु करेंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। तो श्रद्धालुओं को शिव शक्ति सेवा मंडल की ओर से प्रशिक्षण मिला है। तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में भोपाल से अमरनाथ के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना होगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं इस पूरी यात्रा को लेकर, आपको पूरी डिटेल्स दे देते हैं। तो चलिए आपके सामने कुछ ग्राफिक्स आएंगे जिन पर आप देखिए और समझिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। तो ये यात्रा जो है 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त तक इसको चलना है। ऐसे में पहला जत्था आज रवाना किया जाएगा भोपाल से। तो भोपाल से आज पहला जत्था रवाना होगा, जिसमें करीब 300 लोगों के जाने की बात कही जा रही है। साथ ही मालवा एक्सप्रेस से 308 यात्री रवाना होंगे। देखिए जैसा कि मैं कह रही थी कि करीब 300 लोग हैं, तो ये आंकड़ा हमने बताया कि 308 लोग जो है रवाना होंगे। और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। जाहिर सी बात है, अमरनाथ यात्रा है तो लोग उत्साहित होते हैं। ऐसे ही शिव के भक्त हैं, शिव में भावना लोगों की आपको पता है कि कैसी श्रद्धा होती है। और बता दें कि आसपास के इलाकों से 12,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। तो अमरनाथ यात्रा बेहद खास जो शुरू होने जा रही है और ऐसे में भोपाल और भोपाल के आसपास से करीब 12,000 लोग जो है इस यात्रा में शामिल होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक का सिलसिला शुरू हो गया है। अगले 3 दिन कहीं तेज आंधी के आसार हैं तो कहीं बारिश होने का अलर्ट है। इससे पहले मंगलवार को भी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। मॉनसून प्रदेश के 49 जिलों में पहुंच चुका है। तो आज यानी बुधवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना में मॉनसून एंटर होने की संभावना है। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं कि अब तक किन जिलों में मॉनसून पहुंच चुका है। तो देखिए और ग्राफिक्स से समझिए कि 21 जून को 6 जिले में मॉनसून की एंट्री हुई थी, जिसमें पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और जिलों में सबसे पहले यहां पर जो है मॉनसून पहुंचा है। तो ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में जहां पर सबसे पहले मॉनसून की एंट्री हुई है वो है 21 जून और उन जगहों पर एंट्री हुई है। फिर आता है 23 जून। 23 जून को 26 जिलों में मॉनसून की एंट्री होती है, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर,
सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं 25 जून की। 25 जून को 17 जिलों में मानसून की एंट्री होती है, जिसमें कि झाबुआ है, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और इन तमाम जगहों पर 25 जून को मानसून की एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बड़े शहरों का तापमान बताते हैं कि फिलहाल बड़े शहरों का तापमान क्या है। तो देखिए, कई दिनों से लोग परेशान थे मध्य प्रदेश में कि बहुत गर्मी है, भीषण गर्मी है, लोग जो है बेहोश हो रहे थे। लेकिन अब फिलहाल जो तापमान है मध्य प्रदेश का कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं। मैक्सिमम जो तापमान है वो है 36 डिग्री और फिर बात करते हैं न्यूनतम की, तो वो है 26। यानी कि जो दिन भर में मैक्सिमम तापमान जा रहा है वो 36 जा रहा है और न्यूनतम जो जा रहा है वो है 26। फिर बात कर लीजिए इंदौर की, यहाँ पर 34 सबसे ऊपर है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कम से कम आपको बता दें कि 24 डिग्री तक पारा जा रहा है। फिर बात है ग्वालियर की, ग्वालियर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27। जबलपुर में 38, न्यूनतम 27 और उज्जैन में 36 और न्यूनतम जो है 27। तो ये हमने आपको बता दिया कि जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर तापमान क्या है फिलहाल, वहाँ का क्या स्थिति है। और लोग क्योंकि काफ़ी परेशान थे कि बहुत गर्मी है, इसलिए आपको ये डाटा, ये अपडेट देना बेहद ज़रूरी था।